जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन की। हॉस्टल वार्डन की तैयारी चल रही है, जिसके तहत आज हम लोग जो है हिंदी के 10 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। 10 क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस करेंगे और जानेंगे कि एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये वैसे क्वेश्चन हैं जिनके एग्जामिनेशन में रिपीट होने की पूरी संभावना है। हिंदी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो हमारा छठा सब्जेक्ट है ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन का है, वो है लैंग्वेज का। लैंग्वेज का है, लैंग्वेज में 3 लैंग्वेज दी गई है। हिंदी 10 अंक का आएगा, 10 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश 10 क्वेश्चन आएगा, 10 अंक का। और रीजनल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज में आप हिंदी भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं, कोई एक लेना है, या फिर कोई और कन्नड़, तमिल, तेलुगु जो भी उसमें दिया वो ले सकते हैं। तो जितने हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हिंदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो जनरल हिंदी है, जो अनिवार्य हिंदी है, वो तो सबको 10 क्वेश्चन उसको सॉल्व करना ही करना है। और जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी हिंदी वो सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि और चॉइस बत्ती ही नहीं है। इंग्लिश मीडियम का होगा तो इंग्लिश सेलेक्ट करेगा, हिंदी मीडियम का तो हिंदी करेगा। अगर कोई और कहीं का है, रहने वाला किसी और प्रदेश का है जिसकी जो है हिंदी या इंग्लिश वीक है, तो वो अपने रीजनल लैंग्वेज को सेलेक्ट करेगा। इस प्रकार अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपका 10 नंबर का जो है कंपलसरी हिंदी और 10 नंबर का रीजनल लैंग्वेज वाली हिंदी आएगी। तो 20 क्वेश्चन आपका हिंदी से हो जाएगा। और हिंदी में अगर 20 में से आपने 17, 18, 19 खींच दिया है तो जाहिर सी बात है सिलेक्शन होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। और ये इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप जो है हिंदी में से जो है 18, 19 ना खींच सके। अगर ध्यान से, बहुत ज़्यादा इसमें टॉपिक नहीं दिए गए हैं, सिलेबस संक्षिप्त दिया गया है, शॉर्ट दिया गया है, अगर थोड़ा सा ध्यान से हम सारे सिलेबस को पूरा पढ़ लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम 18, 19 नंबर हिंदी में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का इस वीडियो में हम लोग अपना जो 10 क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है, जान लीजिए, ये ऐसे क्वेश्चन है, लास्ट तक देख लीजिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जिनके एग्जामिनेशन में रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है और इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन विलोम से है। विलोम हम सभी जानते हैं कि हिंदी के सिलेबस में विलोम दिया हुआ है और जरूर एक दो क्वेश्चन विलोम से पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि स्थावर का विलोम शब्द क्या है। अब विलोम शब्द स्थावर का तब जान पाओगे जब इसका मतलब पता हो। स्थावर का मतलब है स्थित, जो स्थित है, जो एक जगह पे खड़ा है, जो कहीं चलता फिरता नहीं है, उसको स्थावर कहते हैं। जैसे पर्वत हो गया, पर्वत क्या एक जगह पे पड़ा हुआ है, तो पर्वत क्या है, स्थावर है। तो स्थावर का मतलब हो गया एक जगह पे स्थित है। सचल जो है, सचल ये चल का हो सकता है, चंचल का होगा नहीं, चेतन है नहीं, तो बचता क्या है, जंगम। तो स्थावर का जो विलोम शब्द है वो है जंगम। जंगम जो है स्थावर का विलोम शब्द है। जंगम का मतलब है जो चल है, जो हमेशा चलता रहे, जो एक जगह पे स्थित नहीं है, वो है जंगम। तो इस प्रकार स्थावर शब्द का विलोम शब्द हो गया जंगम। और कई बार ये बहुत सारे एग्जाम में स्थावर और जंगम पूछे जा चुके हैं। अब आ गया यहाँ पे जो है अपठित काव्यांश यहाँ पे दिया है, मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव है, ये एक अनसीन पैसेज है। अपठित पद्यांश या गद्यांश दिया है, इसको हमें पढ़ना और इसी के बेसिस पे हमें अपने आंसर को, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो पहले ध्यान से जो है, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन देगा जिसमें गद्यांश दिया होगा या पद्यांश दिया होगा, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद उस पर क्वेश्चन लगा दीजिएगा। एक क्वेश्चन जरूर इस पर पूछा जाएगा, पद्यांश या गद्यांश जरूर दिया जाएगा, ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। पढ़ते हैं पहले। मनुष्य को चाहिए कि संतुलित रहकर अति के मार्गों का त्याग कर मध्यम मार्ग को अपनाए। अपने सामर्थ्य की पहचान कर उसकी सीमाओं के अंदर जीवन बिताना एक कठिन कला है। सामान्य पुरुष अपने अहंकार के वशीभूत होकर अपना मूल्यांकन अधिक कर बैठता है और इसी के फलस्वरूप वह उन कार्यों में हाथ लगा देता है जो उसकी शक्ति में नहीं है। इसलिए सामर्थ्य से अधिक व्यय करने वालों के लिए कहा जाता है कि तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर। इन्हीं के लिए कहा गया है कि अपने सामर्थ्य को विचार कर उसके अनुरूप कार्य करना और व्यर्थ के दिखावे में स्वयं को ना भुला देना एक कठिन साधना तो अवश्य है, पर सबके लिए यही मार्ग अनुकरणीय है। तो ध्यान से जब भी जो है अपठित गद्यांश या पद्यांश देगा तो ध्यान से आप पहले एक बार उसको जल्दी जल्दी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जो है क्वेश्चन जो उस पर दिया जाएगा उसको सॉल्व करिएगा। तो अपठित गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न है कि अति का मार्ग क्या होता है। अति का मार्ग क्या होता है, किसे कहते हैं। क्या अति का मार्ग असंतुलित मार्ग है? जी नहीं, इसका कोई मतलब इसमें दिया ही नहीं है। संतुलित मार्ग है? जी नहीं। अमर्यादित मार्ग है? जी हाँ, अमर्यादित है। मध्यम मार्ग, अति का मार्ग मध्यम मार्ग थोड़ी ना होता। अति का जो बीच का मार्ग है वो तो मध्यम मार्ग होता है। अमर्यादित का मार्ग है कि अपनी लिमिट से, अपनी मर्यादा से ऊपर वाले रास्ते पे जाना। तो अति तो इसी को कहते हैं जब आप अपनी लिमिट से कोई चीज़ ऊपर कर जाते हैं, अमर्यादित हो जाते हैं,
तो अति का मार्ग है अमर्यादित मार्ग। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है। ये पूछ लिया गया है बर्तनी से। बर्तनी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बर्तनी से कौन सा इसमें है, विदुषी, विदुषी, विदुषी या विदुषी। तो बर्तनी से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जो सही आंसर है वो है विदुषी। विदुषी जो है सही बर्तनी इसमें दी गई है। बा से विदुषी शुरू नहीं होता है, बी से होती नहीं है, और ये छोटी यू की मात्रा ये जो है ये वाली मात्रा नहीं होती है। तो ये जो है इसका सही आंसर है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि इत्यादि का संधि विच्छेद कीजिए। संधि जो है हिंदी के सिलेबस में पहले सबसे ऊपर संधि ही दिया गया है। संधि का मतलब होता है जोड़, यानी वर्णों का जो मेल होता है उसको ही संधि कहते हैं। दो बाण आप दो अल्फ़ाबेट जोड़ दीजिए, उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यहाँ इत्यादि का संधि विच्छेद पूछा गया है तो क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। ए ऑप्शन कह रहा इत धन यादि, यादि होगा ही नहीं। इति धन यादि ये भी नहीं होगा। इत धन आदि ये भी नहीं होगा। तो बचता क्या है, इति धन आदि। जो इत्यादि का संधि विच्छेद है वो इति धन आदि है। कैसे है, चलिए इसको तोड़ लेते हैं। अब देख लेते हैं, इति में ई की मात्रा है और आदि बड़ा आ की मात्रा है, दोनों मिलके या हो गए हैं, या हो गए हैं। अब देखो ई भी स्वर है, आ भी स्वर है, तो इत्यादि जो है ये स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण है। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उसको स्वर संधि कहते हैं। और यहाँ पे इति में ई मिल रही है और आदि में आ मिल रहा है, तो दोनों स्वर हैं, तो ये स्वर संधि का उदाहरण है। और स्वर संधि में भी ये यण संधि का उदाहरण है। यण संधि का मतलब होता है अगर कहाँ जहाँ पे विच्छेद करोगे बीच में जो है या आ जाए, वा आ जाए या रा आ जाए, तो समझ जाओ कि वो किसका एग्जाम्पल है, यण संधि का है। तो इति धन आदि जो है इत्यादि हो गए हैं। क्यों, यहाँ देखो या हो गया है, आ की जगह या हो गया है, तो ये यण संधि है। और यण संधि जो है स्वर संधि का ही एक भेद है। चलिए हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि राम श्याम में कौन सा समास है। समास भी दूसरे नंबर पे है सिलेबस में, तो एक ना एक क्वेश्चन समास से जरूर पूछा जाएगा। तो ध्यान से सारे समास जो है सारे भेद उसके पढ़ लीजिएगा। तो राम श्याम कौन सा समास है, देख लो। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, राम श्याम, माता पिता, माता पिता, भाई बहन, भाई बहन, राधा कृष्णा, राम सीता, तो ये सारे के सारे द्वंद्व समास होते हैं। द्वंद्व समास की सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब इनका आप जो है समास विच्छेद करोगे तो इनके बीच में और आ जाएगा, और आ जाएगा, या तथा आ जाएगा, या आ जाए। तो राम श्याम को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, राम और श्याम हो जाएगा, राम और श्याम हो जाएगा। माता पिता को तोड़ोगे तो माता और पिता हो जाएगा, भाई और बहन हो जाएगा। तो जहाँ पे भी अगर आप जो है राम श्याम दिया हो, माता पिता, भाई बहन, राधा कृष्णा दिया है और उसको तोड़ोगे अगर, तो उसके बीच में अगर या आ जाए, और आ जाए, तथा आ जाए, तो समझ जाइए कि वो द्वंद्व समास है। और द्वंद्व समास में दोनों पद जो आगे वाला है यानी माता और पिता दोनों बराबर हैं, दोनों समान होते हैं, उसमें कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है। राम और श्याम में दोनों बराबर हैं, भाई और बहन दोनों समान हैं, तो इसे द्वंद्व समास कहते हैं। यहाँ जो चारों ऑप्शन अपने दिए हैं इनको भी देख लेते हैं। कर्मधारय का मतलब होता है जहाँ पे जो है कर्मधारय, जहाँ पे विशेषण और विशेष दिया हो, क्या दिया हो, विशेषण और विशेष दिया हो। विशेषण वो होती है जो किसी की विशेषता बताए, विशेष जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसको विशेष कहते हैं। जैसे कर्मधारय को याद कर लीजिए कि काली मिर्च, काली मिर्च, काली मिर्च एग्जाम्पल है किसका, काली मिर्च एग्जाम्पल है कर्मधारय समास का। और इसका अगर समास विच्छेद आप करोगे तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका काली है मिर्च, काली है मिर्च जो, तो उसको क्या बोलेंगे, काली मिर्च। अब ये काली क्या बता रहा है भाई, विशेषता ही तो बता रहा है किसकी, मिर्च की, ऐसी मिर्च जो काली है। तो काली जो है ये है विशेषता, ये है विशेषता, और मिर्च जो है विशेष है। तो जब विशेष और विशेषण एक साथ आ जाए तो उसको कर्मधारय समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास का मतलब होता है जिसमें दो शब्द मिलें और उसका कोई तीसरा अर्थ निकल जाए। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ जो है
वो किसका एग्जाम्पल है? इसका पूरा मतलब होता है नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। तो कंठ किसका नीला है? भगवान शिव का। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास का मतलब ये होता है कि उस समास का जब विच्छेद करोगे तो उसका तीसरा अर्थ निकलता है। नीलकंठ का तो मतलब होता है कि भाई जिसका कंठ है, यानी कंठ मतलब गला, जिसका गला नीला है। लेकिन वो गला जिसका नीला है उसका मतलब नहीं निकल रहा है। इसका मतलब है नीलकंठ का मतलब हो रहा है कि भगवान शिव का, एक तीसरा अर्थ निकल रहा है भगवान शिव का। तो बहुव्रीहि समास इस तरह के जितने भी होंगे, लंबोदर हो गया, लंबा है उदर जिसका, मतलब जिसका पेट लंबा है, उसे क्या कहते हैं? वो गणेश जी हैं। तो बहुव्रीहि समास इसी तरह का होता है। द्विगु समास में जो है कोई ना कोई जो है संख्या दी होगी। द्विगु समास में अगर कहीं पे आपको संख्या मिल जाए, जैसे नवरत्न, नवरत्न में 9 दिया है ना भाई, नवरत्न। तिरपथा, तिरपथा मतलब 3। तो जहाँ पे भी आपको कोई संख्या मिल जाए तो वो समझ जाइए कि अपने आप तुरंत समझ जाइएगा कि वो द्विगु समास का उदाहरण है। तो हमने समास पढ़ लिया मोटा मोटा, हमें ये भी पढ़ लिया कि कौन सा समास कैसा होता है। चलिए हम छठा क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा पर्यायवाची पार्वती का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची नहीं है किसका? पार्वती का। उमा पर्यायवाची है पार्वती का, जी हाँ है। भवानी भी है। गिरिजा का मतलब भी पार्वती होता है। आत्मजा का मतलब क्या होता है? आत्मजा का मतलब होता है बेटी या पुत्री, बेटी या पुत्री होता है। तो जो आत्मजा है वो जो है पार्वती, माँ पार्वती, भगवान पार्वती का जो है पर्यायवाची नहीं है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि बहुत दिनों बाद दिखना, मुहावरा पूछा गया है कि बहुत दिनों बाद दिखना किस मुहावरे का सही अर्थ है? तब अब तब होना, जी नहीं। कोसों दूर होना, नहीं। गुदड़ी का लाल होना, नहीं। ईद का चांद होना, इसी का मतलब होता है कि बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। जैसे कोई अगर हमारे जो है घर पे कोई आता है, बहुत दिन बाद कोई दोस्त मिलता है, तो हम क्या कहते हैं? क्या यार ईद के चांद हो गए हो? तो ईद का चांद का मतलब होता है जो बहुत दिनों बाद मिलाए, जो बहुत दिनों बाद दिखाई पड़े। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। मैं बीमार हो गया था इसलिए विद्यालय नहीं जा सका, कौन सा वाक्य है? यहाँ पे देखो वाक्य भेद पूछ लिया गया। वाक्य होते हैं सेंटेंस है, सेंटेंस के प्रकार होते हैं सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, देशज वाक्य। तो मैं बीमार हो गया था इसलिए विद्यालय नहीं जा सका, सरल वाक्य नहीं है। सरल वाक्य होते हैं, सिंपल होते हैं, एक कर्ता होगा एक क्रिया होगी। जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लिख रहे हो, तुम गा रहे हो, तुम जा रहे हो। तो ये सब सरल वाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य में क्या होते हैं? मिश्र में जो होता है कई सारी कर्ता कई सारे जो है क्रिया हो जाए एक साथ, तो समझ जाओ मिश्र वाक्य है। संयुक्त वाक्य है जो आपको यहाँ दिख रहा है, सिंपल सा होगा। 2 सिंपल वाक्य आपस में मिल जाए तो समझ जाइए कि वो क्या हो गया भाई? वो संयुक्त वाक्य हो गया। देशज वाक्य होते हैं जो देसी भाषा में लिखे गए हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया कि मैं बीमार हो गया था इसलिए विद्यालय नहीं जा सका, एक उदाहरण है संयुक्त वाक्य का। 9वां क्वेश्चन है खिचड़ी पकाना। भाई पकाओ खिचड़ी, कौन रोक रहा है? खिचड़ी पकाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? जाहिर सी बात है, खिचड़ी पका रहे हो मतलब कुछ षड्यंत्र ही कर रहे हो और क्या खुराफात कर रहे हो। खिचड़ी पकाने का सही अर्थ है कि किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। जी हाँ, राइट आंसर है भोजन बनाना। अरे नहीं भाई, खिचड़ी बनाना जो है मुहावरे का वो अर्थ होता ही नहीं जो चीज़ उसमें लिखी होती है। कोई तीसरा अर्थ निकलता है भाई, कोई विशेष अर्थ निकलेगा तभी तो उसे मुहावरा कहेंगे। सिंपल सा खिचड़ी पकाने का मतलब खिचड़ी पकाना अगर ये होता तो हम इसकी यूज ही क्यों करते हैं? मुहावरे का मतलब ही होता है, लोकोक्ति का मतलब यही होता है कि जो शब्द यूज होता है वो कोई विशेष शब्द किसी विशेष चीज़ के बारे में इंडिकेट करता है, कुछ नया शब्द बताता है, कोई नई चीज़ बताता है, कोई नया अर्थ बताता है। भोजन बनाना नहीं है, किसी के लिए खाना पकाना नहीं है। दाल चावल मिलाकर बनाना, भाई दाल चावल मिलाकर ही खिचड़ी बनती है, लेकिन खिचड़ी पकाने का मतलब होता है कि किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। चलिए आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है कौन सा पर्यायवाची धरती का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है, नहीं है। तो धरती का पर्यायवाची अचल, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, अचल, अचला, क्षिति, वसुधा। तो वसुधा है 100% है, क्षिति भी है, पृथ्वी की पर्यायवाची है, अचला भी जो है पृथ्वी की पर्यायवाची है। तो अचल जो है वो पर्यायवाची धरती का नहीं है। इस प्रकार हम लोगों ने आज के इस वीडियो में हिंदी के 10 क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस किया है, जाना बूझा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग 10 और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हिंदी में करेंगे।